आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन, जिसके पहले पार्ट में हमने देखा था। तीन दो सेक्शन कवर कर लिए थे, रीडिंग वाला सेक्शन ए एंड सेक्शन बी राइटिंग वाला पोर्शन। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और इसकी वजह से मैंने इसको दो पार्टों में सॉल्यूशन करने का सोचा है इंग्लिश का पेपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट सेक्शन सी पर, जिसमें आपको ग्रामर वाला पोर्शन देखने को मिलता है। और यदि आपको इसमें जो अभी पहले पार्ट में समझाया है उसमें कोई दिक्कत होती है, फिर भी आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके या फिर मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सेक्शन सी, इसमें क्या रहता है, ग्रामर वाला पोर्शन रहता है सारा। तो इसके लिए मैं आपको करवाता हूँ कि मैं नियम बता रहा था, थोड़ा उसमें बताया था सेक्शन पार्ट 1 में। और इसके लिए मैं आपको ए एंड द आर्टिकल के बारे में बता रहा था। चलिए आर्टिकल को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपको। इसमें इसमें आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा कि इसमें स्पष्ट रूप से लिख कर देते हैं कि फिल इन द ब्लैंक एनी 5, कोई 5 का आंसर देना जो आपको आते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको सभी के सब का आंसर आएगा, जितनी है, लेकिन आपको देना किसी 5 का ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सातों के साथ क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, लेकिन वो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होता है वार्षिक परीक्षा में कि वो जो कॉपी चेक करने वाला होता है तो वो शुरू के आपको 5 क्वेश्चन देखेगा, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, जिनमें से आपके अगर यदि आपके सही है तो वो आपको सही दे देगा, और यदि गलत है तो वो गलत कर देगा। ऐसा नहीं कि वो फिर छठवें सातवें पर जाएगा तो आपको आंसर देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन में दिया कि ड्रॉ ब्लैंक यूनिक पिक्चर, ठीक है। तो मैं आपको ए एन दा का प्रयोग समझा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। तो हम समझते हैं कि ए का प्रयोग कब किया जाता है, वो आप समझिए इसको अच्छे से। ए का प्रयोग कब करते हैं? ए का प्रयोग आप कब करोगे? हिंदी जो वर्णमाला होती है, हिंदी की आपको हिंदी वर्णमाला पता ही है ना, का से लेके ज्ञानी तक। जो हिंदी की वर्णमाला होती है, का कबूतर से लेके ज्ञानी तक। यदि किसी भी शब्द की ध्वनि जिसके लिए हम वो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड आता है, जिस वर्ड के लिए, जैसे ये वर्ड है यहाँ, ठीक है, ये वर्ड आ रहा है, और वर्ड कौन सा लिख लेता हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए, पेन, ठीक है, पेन लिख लिया। तो जो पेन जो वर्ड है, इसके पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो ए एन द, किसी एक का यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस वर्ड की जो ध्वनि है वो लिखने पर किस तरह की ध्वनि, किस व्यंजन से या फिर स्वर से क्रिएट हो रही है, पहले देखना है। तो आपको पता है ना, इसको लिख कर देखना है आपको, पेन को इंग्लिश में पेन। तो आप पेन लिखोगे इस तरह से, तो क्या आ रहा है, ये पा पतंग आ रहा है। और ये आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला के कौन से पार्ट का लेटर्स है, आप क्लियरली बता सकते हो कि ये क्या है, एक व्यंजन, कॉन्सोनेंट है। पा पा जो लेटर है ये कौन सा है, व्यंजन है। तो व्यंजन है, तो इसके पहले आप क्लियर रूप से लगा सकते हो ए, बगैर किसी संदेह के आप ए का प्रयोग करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। तो ए का आप उपयोग समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं एन के प्रयोग पर। ए का प्रयोग कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको आई हैव ब्लैंक फ्रेंड, दूसरा एग्जांपल, तो फ्रेंड है। अब इसके पहले आपको ए एन का प्रयोग करना है या फिर दा का। तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे
कि पहले तो आपको इसको हिंदी में लिख कर देखना है या फिर बोल कर देख लीजिए और आसानी है। तो फ्रेंड, फ्रेंड में क्या आ रहा है, फाफल। तो फाफल क्या है, आपको पता है कि व्यंजन है, तो व्यंजन के हिसाब से क्या लगा देंगे आप, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एन का प्रयोग सीखते हैं। ठीक है, एन का प्रयोग सीखने के लिए आपको क्या करना है कि एन का, जब भी आर्टिकल एन का यूज करना है तो आपको हिंदी जो वर्णमाला होती है उसके आ से लेके, ठीक है, आहा तक, हिंदी वर्णमाला के स्वर जो होते हैं आ से लेके आहा तक, इनके इनके ध्वनि के साथ जो भी वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का। जैसे आपको पता है, आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। तो आप देखना है इस वर्ड के पहले क्या लगाना है, आर्टिकल, और आर्टिकल को आप कैसे लिखोगे, अम्ब्रेला, हिंदी में लिख कर देखना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख कर देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आ, और आज एक हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है। तो स्वर जब भी हिंदी वर्णमाला के किसी भी स्वर के साथ कोई वर्ड स्टार्ट होता है उसके पहले क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है इतना बात समझ में आए। अब चलिए अब ये समझ लेते हैं दा का, आर्टिकल दा का प्रयोग। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो गहराई से और भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। अभी जो आपको जितना जरूरी है और एक्सप्लेन करना है मैं उतना ही करूंगा। ठीक है, पेपर के हिसाब। दा का प्रयोग कब होता है, एक तो आप दुनिया की, ये दुनिया से मतलब इस वर्ल्ड में या संसार में एकमात्र चीज होनी चाहिए, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग। या फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे लिखा रहता है वेस्ट, किसी भी लेटर के आखिरी में ई एस टी, ई एस टी जुड़ा हो किसी भी शब्द के आखिरी में, तो उसके पहले आप ज्यादातर किसका प्रयोग करें, 100%, 99% आप दा का प्रयोग करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही रहने वाला है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले, या फिर दुनिया में सिर्फ एकलौती चीज हो उसके पहले, या फिर कोई हिस्टोरिकल ग्रंथ है, या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट तैर रहे हैं उनके पहले, तो दा का प्रयोग करेंगे। जब हम आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा था तो इसमें इस हिसाब से क्या आ जाएगा, ड्रॉ यूनिक पिक्चर। यूनिक को आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, यूनिक। तो यूनिक में लिखने पर आपको क्या आ रहा है, या यज्ञ, या यज्ञ आ रहा है ना, तो या क्या है, एक व्यंजन है, तो क्या लगा देंगे हम इसमें, आ का प्रयोग करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब इसी तरह राज इज सफरिंग, एक, राज इज सफरिंग फीवर। आपको पता है, आपने एप्लीकेशन अच्छे से रटी होगी तो आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो किसी भी बीमारी से अगर कोई ग्रसित है, किसी भी बीमारी से, तो वो परेशान है, ग्रसित है, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, प्रीपोजिशन। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वो हम समझते हैं, उसके जरूरत के हिसाब से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो राज इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आई इफ आई हैड मनी आई ब्लैंक वुड बाय, आई ब्लैंक बाय द दैट मोबाइल। देखिए क्या रहता है यहाँ पे कि यहाँ पर एक कंडीशन लगती है, इस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन लग रही है। हमारे पास टेंस पढ़ेंगे, उसमें आता है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, क्या आएगा, कंडीशनल रहती है। तो चार तरह की कंडीशन बनती है, चार तरह की कंडीशन, इसमें से जो हमारी ये क्या है, सेकंड तरह की कंडीशन। जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी बात। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर इफ के बाद या फिर अनलेस के बाद यहाँ पर हेड आया है ना, तो ये सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर वुड, कुड, माइट या फिर शुड, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। तो
इतना ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इफ एक कंडीशन इफ बनेगी और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या लगाना होता है आपको, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म बाय तो पहले से दे रखी है, तो हेड आया है सेकंड फॉर्म में, तो इसके हिसाब से लगा देंगे आप सिर्फ वुड का प्रयोग, ना कि वुड हैव का प्रयोग। ठीक है, जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। तो इफ देखना है आपको, और यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पर लगा देंगे वुड का प्रयोग करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा, द वॉल वॉज पेंटेड ब्लैंक द वॉइस। देखिए ये सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है। ठीक है, क्यों? देखिए किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, मतलब या तो सेंटेंस में कोई बंदा एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। तो यहाँ पर देखिए बॉल है, तो बॉल के द्वारा कोई काम थोड़ी ना किया जाता है, बॉल तो एक निर्जीव है, बॉल यानी दीवाल, तो दीवाल कोई कार्य नहीं कर सकती। तो इसलिए ये समझ लीजिए पहली बात तो क्या है, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में क्या आया है, सेंटेंस के द बॉल, तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता ही है। तो कर्ता है, इसके द्वारा बॉल के द्वारा कोई काम तो किया नहीं जा रहा होगा, तो ये समझ ली वॉज के बाद वॉज वर्ब हुआ एजेएमआर। इसके बाद जनरली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखने को मिलेगी जब वर्ब कब एक्टिव होगा, और ए अगर पैसिव है तो वॉज वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, जिस तरह इस यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज आया है और वर्ब की पेंटेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो जब भी पैसिव वॉइस आती है तो फिर क्या आपको वाई का प्रयोग करना होता है, बी वाई वाई, फ्रॉम का होगा नहीं, विथ का होगा नहीं, तो वाई का प्रयोग करेंगे। द वॉल वॉज पेंटेड, इस लड़के ने दीवार को पेंट किया है, ना कि द वॉल खुद पेंट कर रही है अपने आप को। तो इस लड़के ने किया, तो दीवार किसके द्वारा पेंट की गई, इस लड़के के द्वारा, इन लड़कों के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? तो बाय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक क्या होती है, एक कहावत है इंग्लिश में, आपको पता होगी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, ये एक हिंदी में कहावत है, यही कहावत इसको इंग्लिश में दिया गया है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स का मतलब होता है धातु में, इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर कहते हैं ना, हर एक चीज, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली धातुएं सोना नहीं होती। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्यों लगा रहे हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर ग्लिटर्स लिखा है तो ऑल लगाएंगे, ईच ऑफ एवरी का प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसका प्रयोग, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल का। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, 7 पर देखते हैं कि इफ यू वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस। यहाँ पर क्या इसका प्रयोग करना है, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह क्या प्रयोग करना है, अनलेस का प्रयोग। ठीक है, इफ की जगह। तो एक बात यहाँ पर एक शर्त लगती है, कंडीशन लगती है कि यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। क्या होता है, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। देखिए अगर इफ का प्रयोग करना है तो उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर अनलेस का प्रयोग करना है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा सेंटेंस, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज हमेशा देखने को मिलेगी कि अनलेस का प्रयोग करेंगे तो जिस सेंटेंस में जिस क्लॉज के साथ अनलेस का प्रयोग होगा, क्लॉज के साथ अनलेस लगा होगा, तो उसमें तो नॉट नहीं आएगा, ना तो नॉट आएगा और ना ही विल आएगा। और दूसरी वाले जो सेंटेंस होगा तो उसमें दूसरा वाला सेंटेंस होगा तो उसमें विल या फिर सेल का प्रयोग अवश्य हो रहा होगा। ठीक है, अनलेस के साथ विल सेल का प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस में विल सेल का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? देखिए इसी तरह यहाँ पर देखिए
कि इफ यू वॉक फास्ट, अगर तुम तेज चलते हो तो यू कैन कैच द बस, अगर तुम तेज चलते हो तो तुम बस पकड़ लोगे। तो अब हमें किसका प्रयोग करना, अनलेस का। तो अनलेस यू वॉक फास्ट, हमने क्या बताया था कि अनलेस के साथ नॉट हमेशा इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू वॉक फास्ट, अगर तुम फास्ट नहीं चलते हो तो यू कैन नॉट द बस। ठीक है, तो यहाँ पर जिस नोट का प्रयोग, नोट मतलब छिपा रहता है अनलेस में, नेगेटिव होता है। तो इफ को हटाएंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस यू वॉक फास्ट, अगर तुम तेज नहीं चलते हो तो तुम बस नहीं पकड़ पाओगे, यू कैन नॉट कैच द बस। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बनाना, देखिए मैं बताता हूँ आपको पूरा सही सिंपल सही सेंटेंस लिखकर। अनलेस अनलेस यू वॉक फास्ट, ये तो होगा पहला सेंटेंस। और दूसरे में क्या आ जाएगा, यू कैन नॉट कैच द बस। इस तरह से शुद्ध वाक्य बन जाएगा हमारा। ठीक है, अनलेस यू वॉक फास्ट, अगर तुम तेज नहीं चलते तो यू कैन नॉट कैच द बस, तो तुम बस को कैच नहीं कर पाओगे। ये तो हो जाएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं हम, किस पे आता है, डू एज डायरेक्ट। ये भी 5 नंबर का रहता है, देखिए इसके सामने नंबर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 8 का 5 नंबर, तो आपको किसी 5 का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर समझना है। तो कोई से आप 5 का आंसर दे सकते हो। तो पहला देखते हैं हम, ही डिड हिज वर्क वेल, किस में बदलना है, चेंज इनटू नेगेटिव। ही डिड हिज वर्क वेल, तो देखिए ये पास्ट टेंस का वाक्य, आपको पता है कि सेकंड फॉर्म लगी है, डू की क्या लगी है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो सेकंड फॉर्म है, तो अगर आपको इसको नेगेटिव बदलना है तो क्या करने पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बोल कर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको आपकी अपनी कॉपी में। ही डिड नॉट, और डू, यहाँ पर ऐसा आएगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये हो जाएगा इसमें नेगेटिव में। समझ में आया, बहुत बच्चों ने ऐसा किया था कि ही डिड नॉट हिज वर्क वेल। अरे भैया, जब डेड डू डज और डेड लगता है तो फिर उसके बाद अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको शुद्ध करके बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे में आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ही डिड, ये तो हुई हमारी क्या, नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का प्रयोग होगा ही। अब आएगा नॉट, ही डिड नॉट, अब डिड की अब आपको फर्स्ट फॉर्म भी तो लिखनी है, डू, यहाँ पर ध्यान रखना है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही समाधान। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, यहाँ तक तो ठीक किया, बस डू नहीं लगाया था, तो इसलिए गलत हो गया था इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दे आर सेलिंग देयर हाउस। आपको पता है कि दे आर सेलिंग देयर हाउस एक कौन सा सेंटेंस, कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आपको बदलना किसमें, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कब होता है, जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे अपना घर बेच रहे हैं। अब इसको परफेक्ट बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, दे, अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैव सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अब दे अपना घर, हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, थोड़ी खांसी है इसलिए दिक्कत आएगी, सॉरी उसके लिए। दे हैव सोल्ड
देयर हाउस, अब वे अपना घर बेच चुके हैं, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। समझ में आया? ये डुएज डायरेक्ट वाला सेंटेंस, डुएज डायरेक्ट वाले आपको नंबर चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्रामर यानी टेंस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर की बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो दूसरे का क्या आ जाएगा, दे हैव सोल्ड, सेलिंग, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड देयर हाउस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज टेकन टी, तो अब इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। देखिए बच्चों, पैसिव वॉइस में जब भी आपको कोई भी सेंटेंस को बदलना होता है, तो पहला तो ध्यान यही करना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए तो अच्छा है। और फिर उसके बाद क्या देखना है, वर्ब देखना है। वर्ब कौन सी लगी हुई, हैज टेकन, यानी ये किसका टेंस, किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का। बस इतना ही ध्यान करना है कि पहली बात तो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो ही हैज टेकन टी, वह चाय पी चुका है, तो टी, अब ऑब्जेक्ट टी, तो अब पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब तो टी हैज, टी क्या सिंगुलर, तो हैज आ जाएगा। अब टी हैज टेकन पहले से लगी हुई थी थर्ड फॉर्म, तो ठीक है, टेकन लिख देंगे। लेकिन इतना ही ध्यान रखना कि जब भी पैसिव वॉइस में बदलोगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को, तो बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, बीन, यानी बीन लगा दोगे इसमें। तो टी हैज बीन टेकन, और वाई ही है तो हिम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको, तो टी हैज बीन टेकन बाय हिम, चाय उसके द्वारा ली जा चुकी है। ये इसका सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, अनुवाद, ठीक है। तो अभी क्या है, उसने चाय ले ली है, ऐसा कहेंगे। अब अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो चाय उसके द्वारा ली जा चुकी है, मतलब ले ली गई, ठीक है, पैसिव बदल जाएगा। अब आता है चौथा क्वेश्चन, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, पीने के लिए चाय बहुत गर्म है। इसको बदलने, रीराइट करना है किसकी सहायता से, सो दैट की सहायता से, ठीक है। इस तो ऐसे सेंटेंस को आप जब भी बदलते हो तो क्या करना पड़ता है, तो द टी इज, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अब टू की जगह क्या कर दोगे आप, सो, टू की जगह सो कर दोगे, फिर क्या, हॉट अपनी जगह आ जाएगा, हॉट, द टी इज सो हॉट, बहुत हॉट है। अब टू ड्रिंक है, इसको आपको बदलना है, तो पहले अब इसके हॉट के बाद क्या लगा दोगे, दैट, ठीक है, दैट आ जाएगा। अब दैट के बाद आपको क्या करना है कि चाय बहुत गर्म है, तो हम ही तो नहीं पी सकते, तो दैट के बाद आप क्या लगा दोगे, बी कैन नॉट, और ड्रिंक पहले से वर्ब है अपने पास, तो ड्रिंक लगा दोगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस कैसे, मैं आपको इसको एक बार लिखवा देता हूँ, द टी इज सो हॉट, सो हॉट, चाय बहुत गर्म है, दैट बी कैन नॉट ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है इसलिए हम पी नहीं सकते। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉय इज माई कजन, क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय इज माई कजन, ही हैज वॉन द रेस। द बॉय वो लड़का है ना, इज माई कजन है, ही हैज वॉन द रेस, जो रेस जीत चुका है। इसको किसकी सहायता से जोड़ना है, हु की सहायता से। तो आपको ऐसे सेंटेंस को कब हु से जोड़ना हो, तो आप क्या कर दोगे इसको, कि द बॉय के बाद क्या लिख देना, हु, द बॉय के बाद हु आ जाएगा, इसके बाद
ये द कजन वाला जो पार्ट है, द बॉय के बाद हु लिखकर फिर क्या लिखोगे, ही हैज वॉन द रेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आप ये आ जाएगा इज माय कजन। इस तरह से जोड़ना है। देखिए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। द बॉय, अब आ रहा है हु आ गया। अब जो सेकंड वाला सेंटेंस है, तो सेकंड वाला सेंटेंस नंबर 2 आ जाएगा, पूरा का पूरा जितना है। उसके बाद जो इस सेंटेंस की इज माय कजन, यहाँ पर आ जाएगा इज माय कजन। ठीक है, इस तरह से देखिए, द बॉय के बाद आप क्या लगा दोगे, हु, फिर लिखोगे हु के बाद क्या आ जाएगा, ही हैज वन द रेस, पूरा ये वाली क्लॉज लिख दोगे। इसके बाद आएगा इज माय कजन। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज माय कजन, ये वाला। ये ऐसा इसका लिखने का, ट्रांसलेट करने का तरीका होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव नॉट वॉट सम मिल्क। देखिए सम और एनी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सम और एनी का यूज करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर सम और एनी का आपको अच्छे मतलब गलत नहीं हो आपका कोई भी आंसर, इसको देखना है तो इतना ध्यान रखना है कि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, कोई या फिर कुछ। क्या है मीनिंग, कुछ या कोई, ये मीनिंग है। अब लेकिन अंतर क्या होता है कि सम का प्रयोग आप किस सेंटेंस में करोगे, पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का प्रयोग किस में करोगे, नॉट वाले यानी नेगेटिव या फिर प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस में। इतना ध्यान रखना है। तो जिस सेंटेंस कैसा, आई हैव नॉट वॉट ब्लैंक मिल्क टुडे, तो क्या सा है, नेगेटिव है क्योंकि नोट लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एनी। इतना ही ध्यान रखना है कि एनी का प्रयोग नेगेटिव और क्वेश्चन वाले वाचक वाक्यों में किया जाता है, प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में, और सम का प्रयोग पॉजिटिव वाले। जैसे आई हैव सम बुक्स, तो आई हैव बुक्स है तो पॉजिटिव है, तो सम का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखना। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है आप क्लास में बाद में पूछ लेना कभी भी, या फिर डायरेक्ट कॉल करके और भी एक्सप्लेन करेंगे हम। अभी तो स्टार्टिंग है हमारी, मंजिल तो पाना अभी बाकी है, अभी तो सफर शुरू किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी इतना ही काफी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, आपको किसी 5 का आंसर देना था लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 5-7 की साथ ही। ठीक है, अंजलि खालिस्तान मी एस्टरडे, आपको वर्ब का भी यूज करना है क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंजलि। अंजलि के सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, और मीट और मेट। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस आता है, टाइम दिया रहता है, एस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, तो कभी भी पास्ट का जो टाइम दिया रहता है तो इसमें हमेशा ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, जब भी टाइम दिया हो ऐसा, अंजलि ब्लैंक मी एस्टरडे, तो मिली है, तो जब भी पास्ट का टाइम दिया होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म इसमें क्या है, मीट की मेट सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि मीट तो फर्स्ट फॉर्म है और जे सिंगुलर फॉर्म है, और जे हो जाएगी हमारी मेट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सॉरी। तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे मेट, अंजलि मेट मी एस्टरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा मेट। समझ में आ गया, आंसर इसका मेट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो ग्रामर का पोर्शन खत्म होता है। अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल के माध्यम से या मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पोर्शन आता है सेक्शन डी। ठीक है, इसमें वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, इसका थर्ड पार्ट क्रिएट करेंगे, तभी उसमें आखिरी का जो बचा हुआ पार्ट है इस पेपर का समाधान बता पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। 10th के हाफ ईयरली जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने पार्ट ए में देखा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, 2 पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब हमारा पार्ट 3 आएगा, उसमें अब बाकी का बचा हुआ पार्ट है सेक्शन डी को हम कवर करेंगे। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। ठीक है, बाय बाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, एक दिन में कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन हम किसी कार्य में लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन वो कार्य जरूर कर पाते हैं हम। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको क्या थोड़ा सब्र रख के पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, एंड वी विल मीट अनदर क्लास। बाय बाय।